नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इम्पैक्ट एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी की, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। उसकी ऑलरेडी अपनी एक क्लास है वो हो चुकी है। प्रीवियस क्लासेस में आप देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो आज अपनी ये सेकंड क्लास रहनी है। इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि प्लांट पैथोलॉजी है वो होती क्या है, क्या इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, या अपन बात करेंगे कि जो प्लांट डिजीज है, पौधे का जो रोग है वो क्या होता है, किसे अपन डिजीज कहेंगे, किसे अपन रोग कहने वाले हैं। इन सब की चर्चा है वो इस सेशन में अपन करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को आपको क्लास को शेयर करना है और क्लास को एंजॉय करना है, और क्लास के बाद में आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर जो फर्स्ट ईयर है उसके सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है वो चलने वाला है। यानी सेकंड सेमेस्टर के अंदर ये कोर्स है वो आप लोगों के चलने वाला है, तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। सबसे पहले अपन आज चर्चा करेंगे प्लांट पैथोलॉजी की। प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी है वो क्या होती है। देखो, प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी दोनों एक ही चीज है, आपको घबराना नहीं है। यदि आपने आज तक प्लांट पैथोलॉजी सुना है, फाइटोपैथोलॉजी आपने आज पहली बार देखा है, या हो सकता है आपने फाइटोपैथोलॉजी देखा हो, प्लांट पैथोलॉजी आपने फर्स्ट टाइम सुना हो, तो ऐसा घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखो, एंटोमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनसे स्टूडेंट्स को डर लगता है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के अंदर आप लोगों को हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी के बारे में कि आखिर ये होती क्या है। तो लॉजी लगा हुआ है, अब जिस वर्ड के लास्ट में लॉजी लगा हुआ होता है तो आप सबको पता है कि वो कौन सी लैंग्वेज का रहने वाला है, ग्रीक लैंग्वेज का वो वर्ड है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पौध रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी है वो अपन किसे कहेंगे। इट इज ए साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज ऑफ प्लांट्स, देयर डेवलपमेंट एंड कंट्रोल। इसमें कहा गया है कि इट इज ए साइंस, यानी जो प्लांट पैथोलॉजी है या फाइटोपैथोलॉजी है वो विज्ञान है, एक साइंस है। साइंस की एक ब्रांच भी अपन इसको कह सकते हैं। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिजीजेज, जो किस में डील करता है, किसका अध्ययन करता है भाई, जो अध्ययन करता है प्लांट के रोगों का, पौधे के जो रोग है उनका। इसके अलावा देयर डेवलपमेंट, किस प्रकार से जो रोग है वो विकसित होते हैं उनके बारे में। एंड देयर कंट्रोल, किस प्रकार से अपन रोगों को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। सिंपल भाषा के अंदर मैं कहूं तो आप कह सकते हो कि पौधे के रोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। अगर ये डेफिनेशन याद रहती है तो एग्जाम में ये लिखनी है, अगर ये याद नहीं रहती तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, उसमें भी आपको नंबर मिलने वाले हैं। प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी है वो एक ग्रीक वर्ड है। अगर बात करें अपन फाइटोन और पैथोलॉजी किस वर्ड से बना है या क्या क्या वर्ड है उनका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोन जो फाइटो है, फाइटोन है, उसका मतलब होता है प्लांट्स यानी पौधा, और पैथोज का मतलब होता है रोग, डिजीज, और लोगस मतलब आप कह सकते हो साइंस या स्टडी करना, यानी पौधे के रोगों की स्टडी करना। उसी को अपन क्या कहने वाले हैं, फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी कहने वाले हैं। सिंपल भाषा में आप डेफिनेशन एग्जाम में लिख सकते हो कि पौधों के रोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी कहलाता है। तो ये तो बात हो गई अपने यहाँ पे डेफिनेशन की। इसके अलावा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन में दे दूं कि बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंप्लीट कोर्स है वो इम्पैक्ट एजुकेशन हब प्रोवाइड करवा रहा है, और ये जो है वो सेकंड सेमेस्टर का है भाई। सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स, जितने भी सब्जेक्ट आपके सेकंड सेमेस्टर में चलने वाले हैं, आईसीआर का जो 6 डीन कमेटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, और ये आपको मिलने वाला है मात्र 999 रुपए में। इसके अंदर सारी क्लासेज हैं वो आपको मिलने वाली है, साथ में आपको जो पैनल पीडीएफ है यानी जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो आपको उसमें, यानी नोट्स आप कह सकते हो, वो आपको उसमें मिलने वाले हैं। अभी अगर आपने इम्पैक्ट का पहले कोई कोर्स परचेज नहीं किया है तो उन स्टूडेंट्स के लिए 150 रुपीज है वो ऑफ है, यानी आपको RS 150 या रुपीज 150 का डिस्काउंट है वो यहाँ पे मिलने वाला है। तो 849 के अंदर आपको ये कोर्स है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। आपके मोबाइल में जैसे प्ले स्टोर है, अदर एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो,
वैसे ही आपको प्ले स्टोर से इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे प्लांट डिजीज की। पौध या पौधा रोग है वो क्या होते हैं, प्लांट्स के पौधों के रोग है वो किसे अपन कहेंगे। A malfunctioning process that is caused by continuous irritation which results in some suffering producing symptoms। यानी अपन कह सकते हैं मेल फंक्शनिंग प्रोसेस, यानी एक ऐसी दोषपूर्ण या विकीर्ण अपन कह सकते हैं ऐसी प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस निरंतर इरिटेशन यानी निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होती है और उससे प्लांट के अंदर जो उसकी फिजियोलॉजी है, इसके अलावा उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, पौधे का रोग कहेंगे। यानी जिससे कष्टकारी लक्षण है वो उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे पौधा है वो सफरिंग नहीं कर पाता, आसानी से सफर नहीं कर पाता है, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, पौधे का रोग कह देंगे। The continuous irritation may be brought about by living and non-living factors। जो इरिटेशन है, जो प्लांट के अंदर जो विकार आ रहा है या जो अपन कह सकते हैं दोष आ रहा है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी हो सकता है, लिविंग फैक्टर भी हो सकते हैं या नॉन लिविंग फैक्टर भी हो सकते हैं। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ विच द पर्टिकुलर प्रोसेस इन मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ प्लांट सेल्स इज डिसरप्टेड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ सिम्टम्स एज ए रिएक्शन टू सच सफरिंग। जिससे पौधे की कोशिकाओं की उपापचयी और जो अपचयी क्रियाएं हैं उसमें डिस्टर्प्टेड हो जाता है, यानी वो सही से नहीं हो पाती है। इसके अलावा जिससे पौधे की जो पीड़ा है यानी जो रोग है उससे जो उत्पन्न विकार है उसकी प्रक्रिया के लक्षण है वो आपके सामने आ जाएंगे, यानी लक्षण आपको दिखने लग जाएंगे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे प्लांट रोग कहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई फैक्टर, ऐसा इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, लिविंग फैक्टर हो सकता है, नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है, जो पौधे के अंदर किसी भी प्रकार का विकार है वो उत्पन्न कर देता है, जिससे पौधे की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पाती और पौधे के अंदर आपको कुछ सिम्टम्स है वो देखने को मिल जाते हैं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, प्लांट रोग, प्लांट डिजीज अपन कहने वाले हैं। इसके अलावा डिजीज की बात करें तो वही डेफिनेशन है यहाँ पे, डिजीज इज ए मेल फंक्शनिंग प्रोसेस कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस इरिटेशन विच रिजल्टिंग इन सम सफरिंग प्रोड्यूसिंग सिम्टम्स। रोग एक दोषपूर्ण प्रक्रिया है जो निरंतर उत्तेजना के कारण उत्पन्न होती है, जिससे कष्टकारी लक्षण है वो उत्पन्न होते हैं। जैसे आप लोगों के अंदर बीमारी हो जाती है, कोई भी फैक्टर हो सकता है, लिविंग फैक्टर हो सकता है, नॉन लिविंग फैक्टर हो सकता है, एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे एनवायरमेंट चेंज होता रहता है तो उससे भी कई प्रकार की बीमारियां हैं वो फैल जाती है, तो आपके अंदर उनके सिम्टम्स आपको दिखने को मिलते हैं, आपकी बॉडी प्रॉपर काम नहीं करती। वैसे ही प्लांट के अंदर अगर ऐसा होता है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, रोग कहेंगे, उसको अपन डिजीज कहेंगे। ए स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और बोथ ड्यू to an organism or unfavorable condition that may affect the plants or its parts or products or may reduce the economic values। एक संरचनात्मक असामान्यता यानी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी, यानी जो प्लांट की स्ट्रक्चर है वो सही नहीं होगी, वो भी रोग होगा। इसके अलावा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, शरीर पर क्रिया जो क्रिया विज्ञान है वो सही नहीं होगी, विकार होगा, दोनों प्रकार से हो सकता है, जो किसी जीव या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो किसी भी फैक्टर के कारण उत्पन्न हो सकते हैं, नॉन लिविंग फैक्टर भी हो सकता है, लिविंग फैक्टर भी हो सकता है, जिसके कारण वो उत्पन्न होता है और पौधे उसके भागों या उत्पादों को प्रभावित कर सकते हैं। और जो प्लांट है, इसके अलावा प्लांट से मिलने वाले जो बाई प्रोडक्ट है, जो उसके उत्पाद है, उनको भी वो अफेक्ट करता है, उसका प्रोडक्शन कहीं ना कहीं वो कम कर देगा, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी या उसके आर्थिक मूल्य को कम कर देता है, यानी उसकी प्राइस है वो कम कर देता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे रोग कहेंगे, डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी है, जो पौध रोग विज्ञान है उसकी शाखाएं कौन कौन सी है, उसकी ब्रांचेज कौन कौन सी है। तो वैसे तो जो ब्रांचेज है उनके नाम से ही आप आइडिया लगा सकते हो, लेकिन कुछ एक दो ऐसे भी है जिनके बारे में आपको याद रखने की आवश्यकता है। पहला है वो है माइक्रोबायोलॉजी, हिंदी के अंदर कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान, इंग्लिश में ही आपको ध्यान रखना है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनको भी इंग्लिश में ही ध्यान रखना है क्योंकि इजीली आप आराम से उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो माइक्रोबायोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अगर अपन माइक्रोब, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है, उनकी अगर अपन स्टडी करते हैं तो उसी को अपन क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। यानी आप कह सकते हो कि जिसके अंदर सूक्ष्म जीवों की स्टडी की जाती है उसी को अपन क्या कहेंगे, माइक्रोबायोलॉजी। सेकंड है माइकोलॉजी,
क्या हिंदी में कहा जाता है कवक विज्ञान। अगर अपन कवकों की स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ फंजाई अगर करते हैं, तो उसी को माइकोलॉजी अपन कहने वाले हैं। थर्ड है बैक्टीरियोलॉजी, यानी बैक्टीरिया की स्टडी आप लोगों को करनी है। बैक्टीरिया की स्टडी अगर अपन करते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, जीवाणु विज्ञान अपन कहते हैं। नेक्स्ट है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब विषाणु विज्ञान, जिसको हिंदी में कहा जाता है वायरस की अगर स्टडी करते हैं, विषाणुओं का अगर अध्ययन किया जाता है, तो उसी को वायरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है निमेटोलॉजी। निमेटोड्स है, यानी हिंदी में कहा जाता है सूत्रकृमि, तो उनकी अगर स्टडी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, निमेटोलॉजी कहा जाता है। प्रोटोजूलॉजी, यानी प्रोटोजोआ, जो आप कह सकते हो प्रोटोजोआ है या प्रोटोजूलॉजी है, तो उसके अंदर प्रोटोजोआ की स्टडी की जाती है। फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल विज्ञान जिसको कहा जाता है, शैवालों का अगर अपन स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को अपन क्या कहने वाले हैं, फाइकोलॉजी कहने वाले हैं। तो ये कुछ ब्रांचेज थी, इनसे रिलेटेड डेफिनेशन आपसे एग्जाम में है वो पूछी जा सकती है। सीधा आपके 1 या 2 नंबर की जो डेफिनेशन आती है, उनके अंदर आपसे पूछ सकते हैं बैक्टीरियोलॉजी क्या होती है, वायरोलॉजी क्या होती है, माइकोलॉजी क्या होती है, निमेटोलॉजी क्या होती है, तो आप लोगों को आसानी से उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। जो पादप रोग विज्ञान है, उसके आखिर उद्देश्य क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों अपने को पढ़ने की आवश्यकता है, या जो प्लांट डिजीज है वो किस प्रकार से अपन कंट्रोल कर सकते हैं, तो उनके बारे में अपन यहाँ पे चर्चा करते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव की अपन बात करते हैं। प्लांट पैथोलॉजी और फाइटोपैथोलॉजी इज वन among the branches of agricultural science that deals with causes, etiology, resulting losses and management of plant disease with the following 4 major objectives। जो प्लांट पैथोलॉजी है या फाइटोपैथोलॉजी है, वो एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है, एग्रीकल्चर साइंस है, उसी की ये ब्रांच है। किसमें डील करती है भाई, किसकी स्टडी अपन यहाँ पे करते हैं, किस प्रकार से रोग उत्पन्न होता है, उसका कोजेज क्या है, यानी उसका कारण क्या है, उसकी इटियोलॉजी क्या है, किस प्रकार से वो होस्ट प्लांट है उस पे अटैक करता है, किस प्रकार से वो डेवलप होता है, इटियोलॉजी के बारे में अपन देखते हैं। इसके अलावा रिजल्टिंग लॉसेस, उसके बाद में प्लांट के अंदर रोग हो गया तो उससे क्या क्या नुकसान है वो अपने को देखने को मिलने वाले हैं, कितना नुकसान होने वाला है। और मैनेजमेंट ऑफ प्लांट डिजीज, जो रोग है उसका किस प्रकार से अपन नियंत्रण करें, किस प्रकार से अपन उसका प्रबंधन करें, मैनेजमेंट करें, तो उन सब की इसके अंदर स्टडी की जाती है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव है वो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव है, उनकी अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। पौध रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी कृषि विज्ञान की एक शाखा है, जो पौध रोगों के कारण इटियोलॉजी और होने वाले नुकसान और उनके प्रबंधन से संबंधित है। इसके 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। चलिए पहले इसके ऑब्जेक्टिव की अपन बात करते हैं। यहाँ पे स्टडी द डिजीज या डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द बायोटिक एंड एबायोटिक एजेंट्स, जैविक और अजैविक कारकों द्वारा उत्पन्न रोगों विकारों का अध्ययन करना। जो डिजीज प्लांट के अंदर है या डिसऑर्डर है, वो किस प्रकार के फैक्टर से उत्पन्न हुए हैं, बायोटिक फैक्टर है या एबायोटिक फैक्टर है, उसका यहाँ पे पता लगाना है आपको, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसकी स्टडी आप लोगों को करनी है। सेकेंड इसका ऑब्जेक्टिव अगर मैं देखूं तो स्टडी द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय प्लांट पैथोजेंस। जो पौधे के अंदर रोग है वो किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, किस प्रकार से विकसित हो रहा है, क्या उसकी इटियोलॉजी है, उसका इसके अंदर स्टडी आप लोगों को करना है। स्टडी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट बाय प्लांट पैथोजेंस, पौध रोग जनकों द्वारा रोग विकसित करने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें तो स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन प्लांट्स एंड पैथोजेंस। जो पौधा है और जो पैथोजन है, यानी पैथोजन से मतलब है जो रोग जनक है या रोग कारक आप कह सकते हो, जिसके कारण पौधे के अंदर रोग हो रहा है, तो उसके अंदर किस प्रकार का इंटरेक्शन है, उसके बारे में यहाँ पे किस प्रकार का उसके अंदर रिलेशन है, उसके बारे में स्टडी करना। द ओवरऑल एनवायरनमेंट, पौधे और रोग जनक के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं का पर्यावरणीय संदर्भ में अध्ययन करना, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसका जो फोर्थ और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू डेवलप सुटेबल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज फॉर मैनेजिंग द डिजीजेज एंड लॉसेस कॉज्ड बाय देम। जो भी डिजीज प्लांट के अंदर हो रहे हैं उसके में किस प्रकार से अपन उनका प्रबंधन कर सकते हैं, मैनेजमेंट अपन कर सकते हैं, तो वो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी अपने को बनानी है। और लॉसेस कॉज्ड बाय देम, और उनके द्वारा जो लॉसेस होते हैं उसको किस प्रकार से कम किया जाए, उसका स्टडी यहाँ पे किया जाता है। तो ये इसका चौथा ऑब्जेक्टिव है। रोगों और उनके कारण होने वाले नुकसान के प्रबंधन हेतु उपयुक्त रणनीतियां विकसित करना। तो ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव हैं।
चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज। पौधे के जो रोग है उनका क्या आर्थिक महत्व है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोगों को ध्यान रखना है। 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। पहला जो क्वेश्चन होगा वो यही होने वाला है। जो लेंथी क्वेश्चन आपके चाहे मिड टर्म एग्जाम हो चाहे आपके फाइनल थ्योरी एग्जाम हो, दोनों के अंदर आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाला है। 99% इसके चांस है कि ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। इसके अलावा ये जो क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी डेफिनेशन है वो इस क्लास में से आने वाली है। जो ब्रांचेज अपन ने बात की है प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी की ब्रांचेज के बारे में, तो उसमें से भी बहुत सारी डेफिनेशन है वो एग्जाम में आपसे पूछी जाने वाली है। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी क्या होती है ये डेफिनेशन डेफिनेटली आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपोर्टेंस क्या है प्लांट डिजीज का, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बात कर लेते हैं अपन। प्लांट डिजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कोज इनॉर्मस लॉसेस टू कल्टिवेटेड क्रॉप्स। यहाँ पे कहा गया है कि जो प्लांट डिजीज है, पौधे के जो रोग है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेती की गई फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इनॉर्मस से मतलब है बहुत ज्यादा, अधिक मात्रा में, या भारी आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा नुकसान ये पहुंचाते हैं। The losses due to plant disease account for around 26% in the field storage and transportation। और जो पौधे के रोगों से जो नुकसान होने वाला है, टोटल जो लॉस होता है 100%, उसमें से 26% है वो पौधे के रोगों से हो जाता है। अब वो कहाँ कहाँ हो सकता है, या तो आपका खेत है वहां पे रोग लग गया तो वहां हो सकता है, आपने अपनी फसल को स्टोरेज किया, भंडारण किया, उसमें हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन, आपने फसल को कहीं बाहर बेचने के लिए भेजा है तो उसके दौरान ये जो लॉस है वो लगभग 26% लॉस है वो इसमें से हो जाता है। पौधों के रोगों से 26% आपकी फसल है वो खराब हो जाती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपन इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। पहला जो इंपोर्टेंस है वो है इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज ऑन पॉपुलेशन। जो पौधे के रोग है, प्लांट डिजीज है, उनका पॉपुलेशन, जनसंख्या पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है, तो उसकी अपन बात करने वाले हैं। तो वैसे तो आप सभी लोग समझदार हो, सबको पता होगा कि पौधों के अंदर अगर अपनी जो क्रॉप्स है, फसल है, उसके अंदर डिजीज लगता है तो पॉपुलेशन पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो आने वाला है। यानी यदि फसल नष्ट हो जाएगी तो आप लोग खाओगे क्या, तो ये तो एक सोचने वाली बात है। इम्पैक्ट ऑफ प्लांट डिजीज ऑन पॉपुलेशन, जनसंख्या पर पौधों का प्रभाव। The late blight of potato is a famous example in the history of plant pathology। जो पादप रोग विज्ञान है उसके अंदर जो फेमस एग्जाम्पल है इस चीज का वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। आलू का जो लेट ब्लाइट है, झुलसा रोग है, वो इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। चलिए क्या हुआ था ऐसा, उसके बारे में अपन थोड़ा बात कर लेते हैं। द डिजीज एज्यूम्ड एपिडेमिक प्रोपोर्शन इन आयरलैंड इन 1845। और ये जो रोग है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एक प्रसिद्ध उदाहरण है। ये जो रोग है वो 1845 में आयरलैंड में महामारी का रूप ले चुका था, यानी इतना भयंकर ये फैल चुका था वहां पे आयरलैंड के अंदर। आपको ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप आगे देने वाले हो उनके अंदर भी यहाँ पे से पूछा जाता है। जो पोटैटो की क्रॉप है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान है वो 1845 में आयरलैंड के अंदर हुआ था, तो ये लेट ब्लाइट पोटैटो के कारण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हुआ क्या, जिससे संपूर्ण आलू की जो फसल थी, क्रॉप थी, वो सारी वहां पे नष्ट हो चुकी थी। और वहां के आयरलैंड के जो लोग थे वो ज्यादा क्या खाते थे भाई, उनका जो स्टेबल फूड था वो आलू ही था, पोटैटो ही था। तो इसके कारण बहुत सारे लोग हैं वो वहां पे मर चुके थे, बहुत सारे लोगों को वहां से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, जाना पड़ा। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। The potato being the staple food of the people, and due to its non-availability, around 20 lakh people died due to starvation and migration of the population to other lands, including North American continent। तो इसके अंदर हुआ क्या, वहां पे जैसे ही आलू की फसल है वो खराब हुई तो वहां पे आलू उपलब्ध होना हुआ, उसकी अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम हो गई या ना मिल रहा था। तो अपन कह सकते हैं या अपन कहें कि वहां पे आलू की फसल ना मिलने के कारण वहां के जो लोग थे उनका स्टेबल फूड आलू था, और आलू नहीं मिलने के कारण वहां पे 20 लाख जो लोग हैं वो मर गए, और बहुत सारे लोग हैं वो वहां से एक जगह से निकलकर दूसरी जगह वो शिफ्ट होने लग गए।
तो यहाँ पे का हिंदी मीडियम की अगर मैं बात करूँ तो आलू वहाँ के लोगों का मुख्य आहार था और इनकी अनुपलब्धता के कारण लगभग 20 लाख लोग भुखमरी से मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग उत्तर अमेरिका महाद्वीप सहित अन्य स्थानों पर पलायन कर चुके थे, यानी यहाँ से शिफ्ट हो चुके थे। इसके अलावा इसके दूसरे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो हेलिमेंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट ऑफ राइस, राइस के अंदर जो पत्ती धब्बा रोग है उसकी अपन बात करते हैं, तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। डेवेस्टेड देयर राइस क्रॉप्स इन वेस्ट बंगाल इन इंडिया। इससे क्या हुआ, जो लेट ब्लाइट लेट सॉरी लीफ स्पॉट है राइस का, उस हेलिमेंथोस्पोरियम के द्वारा जो किया जाता है, तो वो उसने राइस की जो क्रॉप है वहां पे उसको पूरी तरह नष्ट कर दिया पश्चिम बंगाल के अंदर। तो वहां पे जो लोग थे वो भी भूख से काफी लोग मर गए और दूसरी जगह पे उनको प्लान करना पड़ा, और ये हुआ था 1942 से 1943 के अंदर। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो इम्पेक्ट करते हैं पॉपुलेशन पे। यदि पौधों के अंदर रोग हो जाते हैं तो ये आपकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उस पर भी एक इम्पेक्ट करते हैं। सेकेंड, अगर इसके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की अपन बात करें तो चेंज इन एग्रीकल्चरल पैटर्न, कृषि प्रणाली में बदलाव। यदि पौधों के अंदर रोग हो जाता है तो आपने देखा होगा, यदि किसी पर्टिकुलर क्रॉप पर बार बार डिजीज आता है तो अपन वहां पे वो क्रॉप लगाना ही बंद कर देते हैं। तो यानी पौधों के अंदर अगर रोग आता है तो वो आपसे वो जो फसल आप लगाते थे उसको लगाना ही छुड़वा सकता है, ऐसा हो सकता है भाई। तो इसके यहाँ पे यही कहा गया है, चेंज इन एग्रीकल्चरल पैटर्न। द डिजीज लाइक कॉफी रस्ट इन Ceylon had changed the economy of the country and lead to shift the other plantation crops like tea। क्या हुआ, सिलोन जो नाम की जगह है, अभी वर्तमान के अंदर श्रीलंका के अंदर है, सिलोन है, वहां पे कॉफी है वो काफी ज्यादा ग्रो की जाती थी, और कॉफी के अंदर रस्ट लगा और रस्ट के कारण वहां पे जो कॉफी थी उसका प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो गया। तो वहां के लोगों को जो इकोनॉमिक लॉस तो हुआ ही, इसके साथ साथ में प्रोडक्शन कम हो गया। तो ये जो क्रॉप वो कॉफी लगा रहे थे उसकी जगह उनको अदर क्रॉप लेनी पड़ी, अदर प्लांटेशन क्रॉप है वो लेनी पड़ी, जैसे वो टी पे शिफ्ट हो गए, चाय के बागान वो लगाने लग गए। In 1885, there was an epidemic of coffee rust in Ceylon। एपिडेमिक जो महामारी है वो आई थी 1885 के अंदर, और वहां पे जो कॉफी है वो रस्ट से पूरी तरह है वो खराब हो चुकी थी, विच डेवेस्टेड द एंटायर कॉफी क्रॉप्स। और वहां पे कॉफी की क्रॉप है वो पूरी तरह खराब हो गई ड्यू टू रस्ट। द यील्ड ऑफ कॉफी वेंट डाउन फ्रॉम 228 kg एकड़ टू 101 kg एकड़। और हुआ क्या, जैसे ही वहां पे कॉफी रस्ट आया तो पहले जो प्रोडक्शन था वो था भाई साहब 228 kg पर एकड़, ये प्रोडक्शन था। और जैसे ही वहां पे रस्ट की महामारी आई वहां पे प्रोडक्शन है वो हो गया 101 kg पर एकड़, यानी आधे से भी कम प्रोडक्शन है वो होने लग गया। और वहां पे जो कॉफी को एक्सपोर्ट करते थे उसका जो प्रोडक्शन है उसका जो शेयर है वो भी काफी घट गया, ये 93% जो शेयर है वो रिड्यूस हो गया। यानी जितना वो एक्सपोर्ट करते थे अदर कंट्रीज के अंदर उसका 93% है वो रिड्यूस हो गया, कम हो गया। तो वहां के जो लोग थे उन्होंने कॉफी है वो ग्रो करना बंद कर दिया और अदर प्लांटेशन क्रॉप से उन पे उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो प्लांट डिजीज है, पौधों के रोग है, वो एग्रीकल्चर पैटर्न को भी चेंज कर सकते हैं, उसको भी वो बदल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, खाद्य विषाक्तता। जो प्लांट डिजीज है उनसे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो ये तो सबको पता होगा। द पॉइजनिंग ऑफ फूड ड्यू टू प्लांट डिजीज इज अनदर एविल, देयर इज डेथ ऑफ पीपल एंड एनिमल ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ कंटामिनेटेड ड्राई विथ अर्गट विच प्रोड्यूस टॉक्सिन फेटल टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। यदि अपन ऐसे जो कुछ प्लांट है जिनका यदि अपन सेवन कर लेते हैं जिनके अंदर रोग लग चुका है, जैसे अर्गट है, तो वो अपनी हेल्थ के लिए या जो अपने एनिमल्स है, पशु है, उनकी हेल्थ के लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, उससे उनकी डेथ भी हो सकती है। पौधों रोग के कारण खाद्य विषाक्तता एक अन्य गंभीर समस्या है। अर्कट से संक्रमित राई के सेवन से मनुष्यों और पशुओं की मृत्यु हो सकती है क्योंकि ये जहरीले तत्व उत्पन्न करता है जो घातक होते हैं। आल्सो द प्रोडक्शन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन बाय एस्परजिलस फ्लेवर्स इन द फूड स्टफ इज आल्सो फेटल टू ह्यूमन बीइंग्स। जो एफ्लाटॉक्सिन है जो होता है भाई एस्परजिलस फ्लेवर्स के कारण, नामक कवक है उसके द्वारा जो एफ्लाटॉक्सिन है उससे भी जो आपके पशु है या मनुष्य है उसके अंदर ये घातक हो सकता है, उसको मार सकता है। नेक्स्ट जो है वो है इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रीज, उद्योगों उद्योगों पर
क्या इफेक्ट पड़ता है, यदि पौधों के अंदर रोग आता है, प्लांट डिजीज आता है, तो उससे जो इंडस्ट्रीज है उन पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो सर्टेन एग्रो इंडस्ट्रीज आर आल्सो अफेक्टेड ड्यू टू सप्लाई ऑफ डिजीज रॉ मटेरियल। अब एग्रो इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड कर रही है, तो यदि एग्रीकल्चर की क्रॉप में डिजीज लग गए तो प्रोडक्शन कम हो गया, उनका प्रॉफिट है वो कम होने लग गया। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें, फॉर एग्जांपल द डिजीज रेड रोट ऑफ शुगर केन के अंदर जो रेड रोट है, लाल सड़न रोग है, उसके कारण यदि अपन इस रोग से ग्रसित जो प्लांट्स है वो इंडस्ट्री में भेजते हैं तो वहां पे काफी कम है उनको वो शुगर है उससे मिलने वाली है। affect the sugar industry because the poor recovery of sugar from such infested material। यानी जो इन्फेस्टेड मटेरियल है, डिजीज प्लांट है, उससे काफी कम अमाउंट के अंदर शुगर है वो मिलती है। विच इज टर्न इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे जो लागत है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है शुगर की, वो बढ़ जाती है। तो ये एक इंडस्ट्रीज के लिए भी नुकसानदायक है। उदाहरण के लिए गन्ने का लाल सड़न रोग चीनी उद्योग को प्रभावित करता है, क्योंकि संक्रमित गन्ने से चीनी की वसूली कम होती है, जिससे उत्पादन लागत है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन साइंस। साइंस पे भी ये इम्पैक्ट करता है, विज्ञान पे भी ये प्रभाव डालता है। इससे विज्ञान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको बहुत सारी चीजें हैं वो सीखने को मिलेगी। यदि प्लांट्स के अंदर डिजीज आते हैं, तो प्लांट डिजीज सिस्टम हैज प्रोवाइडेड ए ग्रेट स्कोप फॉर एक्सपेंडिंग ह्यूमन नॉलेज। यानी आपका नॉलेज कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा यदि पौधों पे रोग आता है तो, यानी आपको उस पर स्टडी करनी पड़ेगी। रिगार्डिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, their taxonomy, ecology, physiology, biochemistry, genetics, molecular, cellular biology and management practices for the control of crop disease। यदि प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे अपन ने देखी है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण हो रहा है वो, उसकी इकोलॉजी क्या है, टेक्सोनोमी क्या है, क्या उसकी बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, मोलिकुलर सेल्युलर बायोलॉजी है, और किस प्रकार से अपन उस रोग का मैनेजमेंट करें। तो ये सारी चीजें हैं वो अपने को पढ़नी पड़ेगी और अपने लिए ये फायदेमंद हो जाएगा। यानी ये साइंस पे भी इम्पैक्ट करता है। तो ये सारे इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं। तो ये अपनी सेकंड क्लास थी आज। उम्मीद करता हूँ सबको क्लास है वो अच्छी लगी होगी। तो क्लास को आपको सभी को शेयर करना है ताकि मैक्सिमम क्लासें हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। और क्लास को शेयर करने के बाद में आपको कमेंट करके भी बताना है भाई, कमेंट करके आप लोगों को बताना है कि क्लास आपने एंड तक देखी है या नहीं देखी। वो देखी है तो आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।